जय संविधान। देखिए, जिस तरह से आज के दुविधा चक्र में हम लोग फंसे हुए हैं और मैं तो कम से कम बहुत ज़्यादा दुविधाग्रस्त हूँ और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे देश के अंदर जो लोकतंत्र की राह है वो कितनी मुश्किल हो गई है और जो बाबा साहब ने संविधान बनाया था उसको बचा पाना हम लोगों के लिए संभव है या नहीं, या हम लोग मनुवाद की तरफ, मनुस्मृति की तरफ जा रहे हैं। तो इस विषय पे मैं तो आपसे निवेदन करता रहता हूँ, लेकिन आज मैंने कहा कि जो मेरे बिरादरी के व्यक्ति हैं, एक ही फ्रेटर्निटी के हम लोग हैं, वो भी अध्यापक हैं, मैं भी अध्यापक हूँ, वो भी बाबा साहब को अपना आदर्श मानते हैं, मैं भी बाबा साहब को अपना आदर्श मानता हूँ। तो मैंने कहा क्योंकि इस चक्रव्यूह से निकलना मुझे तो संभव नहीं लग रहा है और प्रोफेसर रविकांत साहब आप लोग सब परिचित होंगे। अक्सर आपने उनको टीवी डिबेट्स में देखा होगा, न्यूज़ 24 में देखा होगा, एबीपी न्यूज़ में देखा होगा, यूट्यूब चैनल्स में देखा होगा। तो एक प्रोफेसर भी हैं और बड़ा प्रखर वक्ता भी हैं, भाषा पे उनका पूरा कमांड है और निर्भीक व्यक्ति हैं। लेकिन अब अंतर मेरे और उनमें ये हो गया है कि मैं तो एक निष्पक्ष आज की तारीख में गैर राजनीतिक व्यक्ति हूं, लेकिन आज की तारीख में वो कांग्रेस के एससी एसटी मोर्चे में हैं, मेंबर हैं और उसके अंदर की चीजें भी वो जानते हैं। तो जो चक्रव्यूह मुझे लग रहा है कि आज के तारीख में जिससे हम लोग फंस गए हैं बुरी तरह से। देखिए, जब हरियाणा के अंदर हुआ तो हम लोगों ने कहा हरियाणा इज डिफरेंट, जब दिल्ली के अंदर हुआ दिल्ली इज डिफरेंट, बिहार में हुआ बिहार इज डिफरेंट, अब बंगाल में हो रहा है। और जो मुझे लग रहा है, जो मेरी समझ है, बाकी प्रोफेसर रविकांत से मैं समझना चाहूंगा। देखिए, ये तो बात सही है कि दीदी ने हर बीएलओ के पीछे 2-3 लोग लगा दिए हैं। अगर वोट डिविलिशन को आपने रोक भी दिया, लेकिन वोट एडिशन को कैसे रोकेंगे? जो लास्ट मोमेंट में 3 लाख वोट बिहार के अंदर बढ़ा दिए, अगर 10 लाख वोट बढ़ा देंगे तो उसका क्या होगा? फिर अगर 10-15 लाख लोगों ने नाम अपना ऐड करा लिया, पहले उन्होंने दिल्ली में वोट दिया, फिर बिहार में दिया, फिर बंगाल में देंगे, तो अगर इस प्रकार से एक एक स्टेट से हम लोग रिट्रीट करते रहे, तो क्या हमारा लोकतंत्र और हमारे संविधान को बचाने की जो हमारी शपथ है वो खाली की खाली रह जाएगी? तो क्या गेम प्लान है? जैसे अब हुआ कि 12 स्टेट जहां एसआईआर हो रही है वहां पे कांग्रेस ने नेताओं को बुलाया, उनसे मंत्रणा की, फर्स्ट वीक और दिसंबर में कुछ करने का कार्यक्रम बना। तो दीदी को बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? जैसे तेजस्वी को समझ में नहीं आई है, दीदी को क्यों नहीं समझ में आ रही है? हाँ, एक खुशी की बात है, एक पंजाब से 26 लाख लोगों के दस्तखत का मतलब यह है कि पंजाब पूरी तरह से मुस्तैद है कि इस लोकतंत्र को बचाना है और संविधान को बचाना है। तमिलनाडु से 1 करोड़ लोगों के दस्तखत का मतलब है कि तमिलनाडु के लोग भी, 1 करोड़ लोगों के दस्तखत का मतलब होता है बहुत बड़ी बात। इसका मैंने तमिलनाडु भी तत्पर है। कर्नाटका सरकार ने जैसे एफआईआर लिखाई है जो वोट चोरी हुई उसके खिलाफ, अब जांच पड़ताल होगी, लोग अरेस्ट होंगे, सारे रहस्य खुलेंगे। तो मैं प्रोफेसर विवेकानंद साहब का पहले तो अभिवादन करता हूं, उनको वेलकम करता हूं और मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि पहले तो आप हमारे जैसे थे, हम लोग डिस्कस किया करते थे डिबेट्स के अंदर, लेकिन आज एक विशेष अधिकार आपके पास है, एक पार्टी से आप जुड़े हुए हैं और आपको शायद उनके अंदर की खबर भी पता होंगी, उनके चक्रव्यूह से कैसे निकलने का वो प्रयास कर रहे होंगे, पता होगा। तो प्रोफेसर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या मुझे तो देखिए बड़ा मुश्किल लग रहा है इस चक्रव्यूह को तोड़ना, आपको क्या लग रहा है? बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब हमारे और आपके बीच में इतना फर्क है कि आप स्वतंत्र हैं और मैं थोड़ा सीमित हो गया हूँ। तो निश्चित रूप से हमारी भूमिका आपको बड़ी भले ही लगती हो, लेकिन मुझे लगता है कि हमें बहुत सीमित अंदाज में अपनी बात रखनी है। हाँ, ये ज़रूर है कि उन बातों पर भी हम डिस्कस कर सकते हैं जो पार्टी के भीतर हैं। आपने जो शुरुआती भूमिका दी और बहुत महत्वपूर्ण, कि संविधान बचाने की जो चुनौती है, वो लगातार बढ़ती चली जा रही है और 26 तारीख को हमारा संविधान दिवस है। मैं अग्रिम रूप से आप सबको, तमाम दर्शकों को, प्रोफेसर साहब को और पूरी टीम को बधाई देता हूँ और ये आकांक्षा करता हूँ कि ये हमेशा बना रहे, बधाइयाँ चलती रहें। और ये इसलिए भी कहना ज़रूरी है कि जो लोग आज सत्ता में हैं, वो अपने शुरुआती दौर से, संविधान बनने के पहले दिन से इसके विरोधी रहे। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान पारित हुआ था, उसके ठीक 3 दिन बाद 30 नवंबर को ऑर्गेनाइजर ने जो लिखा था, अगर मैं उसको शब्दशः कहूँ संक्षेप में,
सीधे लिखा था आरएसएस ने कि संविधान हमको स्वीकार नहीं है, ये संविधान विदेशी है क्योंकि इसमें मनु की संहिताएं नहीं है। माने उनको मनुस्मृति के आधार पर संविधान चाहिए था। 52 साल तक आरएसएस ने अपने ऑफिस पर तिरंगा नहीं लहराया। उन्होंने कभी भारत का जो राष्ट्रगान है उसे स्वीकार नहीं किया लंबे समय तक, और ये भ्रम फैलाया कि इसमें तो इंग्लैंड के राजा की स्तुति है, और आज वही देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा खतरा इस देश में है। और इसीलिए हम सबकी जो सामने जो चुनौती है, वो लड़ाई दोगुनी नहीं, 4 गुनी नहीं, 10 गुनी हो चुकी है। पार्टियां, जो विपक्ष की पार्टियां हैं, उनकी अपनी कुछ मजबूरियां भी हैं, कुछ सीमाएं भी हैं कि वो ये जो लड़ाई है उसको लोकतांत्रिक तरीके से ही लड़ना चाहती हैं। इनके पास लठबाज भी हैं, गुंडे भी हैं, बदमाश भी हैं, चोर भी हैं, उचक्के भी हैं, सब तरह के लोग हैं। ये पूरा देश देख रहा है कैसे बेईमानी होती है। चुनाव आयुक्त तो बैठ करके सरेआम ये कहता है कि सब हम कैसे वीडियो दे दें, महिलाओं के आप फोटो देखना चाहते हैं, और वही व्यक्ति बाद में बिहार चुनाव में और जीविका दीदियों को लगाता है कि साहब उनके तो पर्दा खोल करके देखना होगा, और वो क्यों कर रहे थे ये भी बात समझ में आई। दो बड़े आचार संहिताएं, एक तो सीधा चुनाव आयोग की आचार संहिता कहती है कि चुनाव के बीच में आप किसी भी तरह के आर्थिक मदद की कोई भी योजना जारी नहीं रख सकते। यहां तो बाकायदा पैसा भेजा गया अकाउंट में। नंबर 2, आप बूथ पर किसी उसको वोटर को ला नहीं सकते। मतलब पार्टी का आदमी नहीं ला सकता, परिवार का आदमी ला सकता है। यहां तो साहब लाखों लोग कहां से लाए गए? हरियाणा से, पंजाब से, ट्रेन में भर भर करके लाए गए, और जब भेजे गए तो जानवरों की तरह उनको, भेड़ों की तरह उनको यहां से वापस जाना पड़ा। वही मुश्किलें फिर उनके सामने आई। तो ये बहुत निर्दयी किस्म के लोग भी हैं, ये बहुत क्रूर हैं, अत्याचारी हैं, और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीएलओ कितने मर गए साहब, लगातार मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन एक शिकन नहीं। हम लोगों ने तो वो परिदृश्य भी देखा है प्रोफेसर साहब, जब कोरोना काल में अचानक लॉकडाउन कर दिया गया। किसी भी देश में अचानक नहीं हुआ था इस तरह से, और लोगों को भेड़ बकरी समझ करके हाँक दिया गया। गरीब मर गए, भूख से मर गए, कुछ पानी से मर गए, प्यास से मर गए, और कुछ पैदल चल करके मर गए, महिलाएं, बच्चे। तो ये वो लोग हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई संवेदनशीलता नहीं, इनकी आंखों में कभी आंसू भी नहीं आते होंगे। उनसे लड़ाई हमारी है, और हम इसे स्वीकार करते हैं कि ये बड़ी चुनौती है, लेकिन लड़ना तो हमें पड़ेगा। और मैं तो आह्वान करता हूं पार्टी की तरफ से भी कि इस देश के लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं है लोकतंत्र बचाने की, ये लड़ाई इस देश के प्रत्येक नागरिक की है। हम कहीं कमजोर पड़ते हो तो हमारा गिरहबान पकड़ करके हमें बताइए कि हम गलत कर रहे हैं, और हमारा उंगली पकड़ करके हमको बढ़ाइए भी। कांग्रेस पार्टी ये चाहती है, जैसे गांधी जी को मजबूत किया था इस देश के लोगों ने, जैसे नेहरू जी ने 9 साल जेल में रह करके इस देश को आजादी दिलाई थी, जैसे बाबा साहब अंबेडकर ने सामाजिक न्याय के लिए आंदोलन किए थे, अंग्रेजों से भी लड़ रहे थे, कांग्रेस पार्टी से भी मुकाबला कर रहे थे। वो समय है, और ये हमारे अपने लोग हैं। प्रोफेसर साहब, समस्या ये है, अंग्रेजों से लड़ना आसान था, इनसे लड़ना कठिन है, लेकिन ये कभी नहीं मानते हैं कि ये हमारे लोग हैं। इन्हें सिर्फ सत्ता प्यारी है, इन्हें लोगों से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें तो इस देश के किसानों से, दलितों से, पिछड़ों से, महिलाओं से। आपने भाषण सुने होंगे कि महिलाएं 3-3, 4-4 बच्चे पैदा करें, मतलब वो क्या मशीन है? इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोग जो खुलेआम कह रहे हैं कि साहब मनुस्मृति के आधार पर संविधान बनना चाहिए, उनसे लड़ाई हमारी है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये प्रत्येक व्यक्ति की लड़ाई है, सिर्फ हमारी नहीं है। हम तो अपनी कमियां भी देख रहे हैं, हमारी कमियों को भी आप उजागर कीजिए, हमको प्रेरित कीजिए, और हम लड़ेंगे। और राहुल गांधी जी जो काम कर रहे हैं लोगों के साथ मिल करके, उन्होंने कंधों पर उठाया इस देश के बच्चों को जो कल को हमारा भविष्य बनेंगे, उन्होंने बुजुर्गों को सम्मान दिया, नौजवानों को अपने सीने से लगाया। ये जो आश्वासन है इस देश का आज के लोकतंत्र का,
वो राहुल गांधी जी की तरफ से हम कमजोर हैं, कई कई जगहों पर हम कमजोर हैं, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन हमें ताकत आपकी चाहिए, इस देश के लोगों की ताकत चाहिए। जब तक आप हमें हमारी उंगली पकड़ करके नहीं बढ़ाएंगे, हमारे कंधों को मजबूत नहीं करेंगे, कांग्रेस पार्टी ये लड़ाई इनके सामने नहीं लड़ सकती, क्योंकि ये बहुत गैर लोकतांत्रिक लोग हैं, ये अंग्रेजों से भी बड़े वाले लोग हैं। इसलिए मैं अपील करता हूं प्रोफेसर साहब, ये बहुत भावनात्मक इशू आपने उठा दिया है, ये देश के दर्द का इशू है, ये हमारे अधिकारों का इशू है, इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा बोल रहा हूं। आपका सवाल बहुत बुनियादी था, अब मैं चाहता हूं कि आप पूछ लें। देखिए रविकांत जी, एक चीज मैं और जानना चाहता हूं। देखिए, जो मैं जनता की नब्ज को पहचान रहा हूं, और जो हरियाणा में मैं बैठा हूं, हरियाणा में मैंने देखा था, जो लहर देखी थी, और उसके बाद रिजल्ट भी देखे थे। देखिए, आज के तारीख में अगर पंजाब के अंदर 26 लाख लोगों ने दस्तखत किए हैं, जबकि अभी तक हम जैसे लोगों से दस्तखत कराने हरियाणा में कोई नहीं आया, इसका मतलब यह है कि जनमानस तो संविधान को बचाने के लिए कृत संकल्प है, लेकिन रास्ता किसी को नजर नहीं आ रहा, क्योंकि चुनाव आयुक्तों को उन्होंने कानून के दायरे से बाहर कर दिया, उन पे कोई एक्शन हो नहीं सकता। चलिए, कर्नाटका सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया, एफआईआर हो गई, अब बीएलओ को पकड़ेंगे, रिटर्निंग ऑफिसर्स को पकड़ेंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को पकड़ेंगे। जो हरियाणा के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता हुड्डा जी हैं, उनके 100 लोग, भाई जो उनके चेहरे पे काली पोत रहे थे, उनके खिलाफ तो एफआईआर हो गई, लेकिन जो वोट चोरी हुई है, जो जिस व्यक्ति ने एक ब्राजीलियन मॉडल की फोटो लगाई, उससे अभी तक इंट्रोगेशन पुलिस क्यों नहीं की? जिन लोगों 15 लोगों ने वोट डाला, उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई? क्योंकि अगर जब ये एफआईआर होनी शुरू होंगी तो सरकारी अधिकारियों में डर बैठेगा, ये बेईमानी करेंगे तो फंसेंगे। तो एक तो मैं देख रहा हूं कि तमिलनाडु ने एक इनिशिएटिव लिया, कर्नाटका ने इनिशिएटिव लिया, पंजाब ने इनिशिएटिव लिया, क्योंकि देखिए चक्रव्यूह कितना गहरा है ये हमको पता है, हमको पता है कि हम लोग फंसे हुए हैं पूरी तरह से, लेकिन निकलना तो पड़ेगा, क्योंकि देश तो हमारी भारत माता है, भारत माता को तो बचाना पड़ेगा, महात्मा गांधी और बाबा साहब के देश को तो बचाना पड़ेगा, क्योंकि इसी धरती ने हमको सब कुछ दिया है, मरने से पहले इसको वापस देना है। लेकिन अब रास्ता क्या है, मतलब किस तरह से हम इस जंजाल से निकलेंगे, अब रास्ता हमें बताइए। देखिए प्रोफेसर साहब, दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो पॉलिटिकल पार्टीज का है, जो हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से लगातार डिमांड कर रहे हैं, मीडिया में अपनी बात कह रहे हैं। मीडिया आप जान रहे हैं क्या हो गया है, तो जो सोशल मीडिया है उस पर बात कर रहे हैं और लगातार हम एक्सपोज कर रहे हैं। 272 जिन लोगों ने अभी पत्र लिखा था, उनका सारा काला चिट्ठा कांग्रेस पार्टी ने सामने रख दिया है, और आप जैसे तमाम लोगों ने खुल करके उन लफंगों और जो तमाम उसमें कुकर्मी लोग थे उनका भी पर्दाफाश किया। कुछ उसमें अच्छे लोग भी रहे होंगे, लेकिन ज्यादातर तो उसमें कुकर्मी किस्म के लोग थे, उनको एक्सपोज किया कांग्रेस पार्टी ने और आप तमाम लोगों ने, मैं मानता हूं, और उनको बहुत नतमस्तक होकर के सैल्यूट भी करता हूं जो ये काम कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि 80% लोग कांग्रेस के बाहर, और उनकी कोई इच्छा भी नहीं है कि नहीं साहब कांग्रेस पार्टी हमको अप्रिशिएट करे या कोई करे। वो असल में इस देश को बचाने के लिए, जो आपने कहा कि भारत माता के लिए, इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए कृत संकल्पित होकर के वो ये काम कर रहे हैं। अपनी अपनी जो भी उनके पास संसाधन है, जो भी अपनी सीमाएं हैं उसमें रह करके वो काम कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये असल में दूसरी आजादी की लड़ाई बन गई है, जिसमें सारे लोग शामिल हो गए हैं। तो हमारी जो लड़ाई है, वो लड़ाई हम उस तरीके से लड़ रहे हैं। 14 तारीख को राहुल गांधी जी ने ऐलान किया कि रामलीला मैदान में हम एसआईआर के खिलाफ, वोट चोरी के खिलाफ एक बड़ा रैली करने जा रहे हैं और उसमें हम बिगुल फूकेंगे। ये तो मेरा रास्ता, ये हमारा रास्ता है, पार्टी का रास्ता है। एक रास्ता जिसे मैं ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूं, वो है इस देश के लोगों का रास्ता, नागरिकों का रास्ता। और प्रोफेसर साहब, आप इस दौर को जरा देखिए कि जो लोग नागरिक हैं और समृद्ध लोग हैं, वो इस देश की नागरिकता छोड़ करके जा रहे हैं। पिछले 10-11 साल में 5 लाख से ज्यादा, बल्कि मुझे तो लगता है कि 10 लाख का ही आंकड़ा होगा, 10 लाख लोग जो सक्षम थे, समृद्ध थे, इस देश के डेवलपमेंट में बड़ी भूमिका अदा कर सकते थे, वो मजबूर हुए इस देश को छोड़ने के लिए। और जो इस देश में रह रहे हैं, उन्हें नागरिकता सिद्ध करनी पड़ रही है। वो अपने एसआईआर में अपना नाम जुड़वाने के लिए वो परेशान है। ये स्थिति बना दी है मोदी एंड कंपनी ने इस देश को।
कुछ लोगों की तिजोरियां भरने के लिए, अंबानी और अडानी की तिजोरियां भरने के लिए ये सारा खेल चल रहा है। जी। अच्छा, एक चीज और बताइए रविकांत जी, जैसे शिवानंद तिवारी का एक स्टेटमेंट मैंने सुना। शिवानंद तिवारी ने कहा कि मैंने लालू यादव से और तेजस्वी यादव से कहा था, एसआईआर पे जो राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं तो आप लोग लाठी खाने को, जेल जाने को तैयार हो जाइए। देखिए जनता तैयार है, लेकिन जनता को चाहिए लीडरशिप, एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों को जोड़ सके, जैसे महात्मा गांधी ने जोड़ा था। महात्मा गांधी के पीछे जनता चली थी। अब ये आपने एक दिन की रैली की, रैली करके आप अपने घर चले गए, लोगों को रोका गया, बसों को रोका गया, बैरिकेड्स लगाए गए, वो सब हुआ। उसके बाद 2-3 दिन हल्ला हुआ, लोग भाई जब सोनम वांगचुक को लोग भूल गए तो रैली को भी भूल जाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, देखिए हम तो उस देश के निवासी हैं, हमारे पूर्वजों ने तो फांसी पे लटके हैं, बुलंदशहर के अंदर हजारों लोग फांसी पे लटके थे, अशफाकुल्लाह, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सबने अपनी जान दी थी। प्रश्न यह है कि अगर हमारे नेतागण अगर कमर कस के कफन सिर पे लगा के बाहर निकलेंगे तो मेरे ख्याल से लाखों लोग सड़क पे आ जाएंगे। लेकिन अगर इसको एक ऑप्टिक्स बनाएंगे, इस प्रकार से बनाएंगे कि साहब एक दिन किया और खत्म हो गया, सबको लोग भूल जाते हैं, इनको भी भूल जाएंगे। अब ये समय ऐसा है कि ये हमारी जो आपने कहा स्वतंत्रता की दूसरी लड़ाई है, तो लड़ाई को निर्णायक मोड़ तक तो पहुंचाना पड़ेगा ना। या तो हम मरेंगे या देश का संविधान बचेगा। हमें अपनी जान की कीमत उतनी ज्यादा नहीं है, हम तो देश के लोकतंत्र संविधान को बचाना चाहते हैं। लेकिन हमें लीडरशिप, एक व्यक्ति, और राहुल गांधी ने प्रूव किया है, जब वो जनता के साथ जुड़े, युवाओं के साथ जुड़े, गरीबों के साथ जुड़े, तो हमें उनसे आशा है। लेकिन इसको अगर एक दिन का कार्यक्रम, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये युद्ध जो है ऐसे ही लड़ा जाएगा एक दिन, फिर बंगाल में इलेक्शन हारेंगे, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर तमिलनाडु में हारेंगे, फिर केरला में हारेंगे, हर जगह ट्रेनों से भर भर के दिल्ली से लोग जाएंगे। जिन लोगों ने अभी बिहार में वोट दिया है, 50,000 लोग बंगाल में जाके अपना वोट ऐड कराएंगे। यही चलेगा या कुछ हल निकलेगा? देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है। जिस तरह की आप परिस्थितियाँ बता रहे हैं, वो ठीक वही हैं। और मैंने जो कहा था ना कि ये बहुत बेईमान किस्म के लोग हैं। अंग्रेज़ तो बहुत कुछ सिद्धांतवादी थे और ये बहुत बेईमान और बहुत अत्याचारी, क्रूर किस्म के लोग हैं। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने संविधान सभा के अंतिम भाषण में ये भी कहा था कि अब हमें किसी बड़े क्रांति और आंदोलन की ज़रूरत नहीं होगी। हम लोकतांत्रिक तरीके से जो भी हमारी समस्याएँ हैं, उनको सॉल्व करेंगे। दूसरा, गांधी जी भी लगातार कोशिश करते थे सत्याग्रह के ज़रिए कि कभी कोई अ, आंदोलन हिंसक ना हो और 2-3 बार उन्होंने आंदोलनों को वापस भी लिया। तो हम उस लेगेसी को फ़ॉलो करने वाले लोग हैं। ये ज़रूर चाहते हैं कि इस दे इनका लड़ाई हमारी क्या है? आइडियोलॉजी की लड़ाई है। ये सिर्फ़ सत्ता की लड़ाई नहीं है। आप उसी लोकतांत्रिक तरीके से संविधान का पालन करते हुए इस देश के लोगों को भारत के डेवलपमेंट में सहयोगी बनाते बिना किसी भेदभाव के, तो शायद हमें ये बहस नहीं करनी पड़ती। वो तो फिर ठीक है, आपकी राजनीति है, आप अपनी राजनीतिक मूल्यों पर चलते हुए देश में आप सत्ता बनाते। तो ये कांग्रेस ने किया, 60 साल किया, लगातार किया और विपक्ष को लगातार सुना। नेहरू जी तो लोहिया जी की गालियां भी सुनते थे और लगातार सीखते थे। आपको तो वो भी याद होगा, एक कार्टूनिस्ट ने जब उन्हें गधा बना करके पेश किया और किसी ने सोचा कि इनके कान भर दें, तो नेहरू जी ने फ़ोन किया कि अरे भाई, आप इस गधे के साथ क्या सुबह चाय पीना पसंद करेंगे? ये वो डेमोक्रेसी नेहरू जी ने बनाई। आपने मतलब हमारे जो पुरखे हैं और ये गोलमाल कर तो कह रहे थे कि जिनके शरीर से बदबू आती है, इनको क्या वोटिंग राइट होना चाहिए? महिलाओं को वोटिंग राइट होना चाहिए। इनका बस चलता है, ना दलितों को, ना आदिवासियों को, ना पिछड़ों को, ना महिलाओं को, किसी को वोटिंग राइट नहीं देते। तो ये तो वो लोग हैं, इनसे लड़ना, मैंने कहा ना कि अंग्रेजों से ज्यादा मुश्किल है, चुनौतीपूर्ण है। और हमारा जो दायित्व है, पहली लड़ाई हमारी जो है वो लोकतांत्रिक तरीके से संवैधानिक मूल्यों के जरिए होगी। लेकिन जब ऐसा लगेगा साहब खतरा इतना बड़ा है, तो गांधी जी के आंदोलन में कई लोगों के सिर भी फटे, खून भी बहा और लोग अगर इसके लिए तैयार होंगे, आप कह रहे हैं वो, मैं भी मानता हूँ कि हैं, लेकिन ये ना हो, क्योंकि ये हमने कहा ना कि ये हमारे ही भारत माता की बिगड़ी हुई संतानें हैं। इनको इनको सुधर जाए तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि ये भारत माता का भी सौदा कर लेते हैं। ये वो लोग हैं।
ये इनकी भारत माता कब कहाँ चली गई थी उस समय, जब इसी अमेरिका में अभी के भी की बात है, हाँ, हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां लगे हुए लोग लौट रहे थे, इनको कोई चिंता नहीं थी। ये बलात्कारियों को बचाने के लिए भारत माता की जय का नारा लगाते। इनकी कोई देशभक्ति नहीं है। ये भयानक रूप से इस देश के खिलाफ जाने वाले लोग हैं असल में। तो लड़ाई इन लोगों से नहीं इसलिए बहुत रविकांत जी, कठिन और है। देखिए, जी, आप और देखिए, अभी जो अमेरिकन चाइना जॉइंट कमेटी जो 12 सदस्यीय है उसने रिपोर्ट दी और उन्होंने कहा कि ये जो अटैक हुआ था पठानकोट का, ये पहलगांव का, ये इंसर्जेंसी थी, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं था, ये इंसर्जेंसी थी और इसमें विजय पाकिस्तान। तो देखिए, हम तो एक देशवासी ये जानना चाहते हैं, देखिए जो मैंने आपसे निवेदन किया था कि जो मैं चाहता हूं कि कांग्रेस सोचे, देखिए हम खून नहीं बहाएंगे लेकिन अपना खून बहाने के लिए हम स्वतंत्र हैं। अगर इन सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, क्योंकि देखिए हम ऐसे नहीं मरना चाहते कि हमारी जो अगली नस्ल है वो नॉर्थ कोरिया की तरह रहे, हम नहीं चाहते। तो अपनी जान हम न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं, लेंगे किसी का नहीं, हिंसा का सहारा कतई नहीं लेंगे, महात्मा गांधी के सिद्धांतों पे चलेंगे। लेकिन इनको निर्णय लेना पड़ेगा कि कितने लोगों का ये बलिदान ले सकते हैं। अंग्रेजों ने लिया था, हम स्वतंत्र हुए थे, ये जितने बलिदान लेना चाहें, लेकिन अंत में बचाना तो हमें अपने लोकतंत्र संविधान को है। तो बिल्कुल गांधीवादी तरीके से और जो संवैधानिक तरीके हैं, बाबा साहब के मूल्यों को नहीं भूल सकते, हम महात्मा गांधी के मूल्यों को नहीं भूल सकते। तो ये, क्योंकि देखिए जटिल समस्या तो है लेकिन निकलना भी है, आवश्यक भी है, क्योंकि हमारे देश के अंदर अब देखिए 90 रुपीज का डॉलर हो गया है। इसकी क्या आर्थिक रिपरकशंस हैं ये कोई भी आदमी समझ सकता है। वी आर इन ए कंप्लीट डेट ट्रैप। और जिस प्रकार से वर्ल्ड बैंक आईएमएफ का पैसा बिहार के अंदर बांटा गया है घूस की तरह, और बिल्कुल डाइवर्जन ऑफ फंड है जिसमें अनिल अंबानी को कह रहे हैं कि जेल भेज देंगे, बिल्कुल उसी प्रकार की चीज है। तो ये जो एक समाधान है, आप तो ऐसे व्यक्ति हैं आज की तारीख में जो कुछ हमारी शायद मदद कर सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जनता आपके साथ है, अब आप केवल हमें रास्ता दिखाइए। नहीं, निश्चित रूप से और आप वो जो आप जिक्र कर रहे थे पाकिस्तान वाला, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, पाकिस्तान शब्द नहीं निकला इनकी जबान से। जो ये कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू रहेगा और किसी भी हम बम ब्लास्ट को एक्ट ऑफ वार मानेंगे, वो आज पाकिस्तान शब्द नहीं बोल पा रहे। ये बहुत कायर लोग हैं, ये केवल कमजोर को मार सकते हैं, ये और कुछ नहीं करेंगे। यहाँ लिंचिंग करने पर ये खुश हो सकते हैं, ये मुसलमानों को, दलितों को, महिलाओं को, ये उनको कुचल सकते हैं, बाकी इनमें कोई ताकत नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जिस दिन हम लोग खड़े हो जाएंगे, इन्होंने किसानों के साथ क्या किया, उसमें कितनी शहादतें हुई, उसके बाद हम माफी मांगते हैं, हम हमारा ये नहीं हुआ, इतना ढोंगी किस्म का व्यक्ति। इसलिए मैंने कहा कि ये अंग्रेजों से भी बड़े वाले हैं। अंग्रेजों के अपने कुछ सिद्धांत थे, ढोंग नहीं चलता था वहां। गांधी जी को अदालत में, भरी अदालत में जिस जज ने सजा दी और गांधी जी ने कहा था कि जो आपका कानून कहता है वो हमको सजा दीजिए, उसने भी अपनी कलम तोड़ दी थी कि मैं सजा दे रहा हूं कानून के अनुसार, लेकिन मेरा दिल नहीं कह रहा है। ये वो सिद्धांत भी था जो गांधी जी जब प्रवेश करते हैं अदालत में, खड़े होकर सैल्यूट करता है, सम्मान करता है गांधी जी का, लेकिन सजा वो देता है। ये सिद्धांत अंग्रेजों का। इनसे जरा आप पूछिएगा, ये बहुत हत्यारी किस्म के लोग हैं। 78 साल के बुढ़े पर 3 गोली मारने वाला गॉड से, उसके ये अनुयायी हैं। अब आप समझ 60 सकते रुपए हैं कि देश पेंशन कितने देने बड़े, वाले भी यही हैं, 60 रुपए यही पेंशन है, देने वाले। यही, ये उसी के। तो इनसे हमारा मुकाबला है आज की तारीख में। हाँ, निश्चित रूप से हम लोग बहुत चिंतित हैं और कांग्रेस पार्टी कोई प्लान के तहत, अभी मुझे बहुत ज्यादा नहीं मालूम है भीतर का, मैं लखनऊ में बैठा हूं, लेकिन हम इस पर चिंतन कर रहे हैं और आने वाले वक्त में एक बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं भाई हम सत्ता से नहीं लड़ रहे। राहुल गांधी जी गिन रही थी गोदी मीडिया, 95 हार हुई। अरे साहब, नेहरू जी 9 साल जेल में रहे, गांधी जी क्या क्या सहे, ये हार महत्वपूर्ण नहीं होती है। अगर हम लोकतंत्र हार गए, अगर हम संविधान हार गए, तो हमारी वो आत्महत्या होगी, वो हम नहीं होने देंगे। ये कांग्रेस पार्टी का वादा, वो हम नहीं होने देंगे। और उसके लिए हमें जो भी करना पड़ेगा, बलिदान करना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, सड़क पे आना पड़ेगा, वो हम करेंगे। और ये मुझे लगता है कि अब वक्त आ चुका है।
क्योंकि एसआईआर के जरिए अगर आप इसी तरीके से लोगों के मताधिकार को खत्म करते रहेंगे, ये लड़ाई अब हमारी सत्ता की नहीं रह गई है, ये लोगों के मताधिकार को बचाए रखने की, बनाए रखने की हो गई। और इसके लिए अगर वो भी करना पड़ेगा जो गांधी जी ने किया था, जो नेहरू जी ने किया था, जो भगत सिंह ने किया था। हम उस नौजवान को याद करें जो सिर्फ एक वाक्य भर लिख देता कि हाँ मुझसे गलती हुई है, वो जीवित होता है। लेकिन भारत माता को मजबूत रखने के लिए वो व्यक्ति शहीद होता है, शहादत देता है। उसने कहा था कि विचार हमारे जीवित रहेंगे भले ही हम ना हो। आज वो हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि ये हमारी बहुत जो विरासत है, हमारे देश की विरासत, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की नहीं, हमारे देश की जो स्वाधीनता आंदोलन की 90 साल की जो विरासत है, जो संविधान के निर्माण की विरासत है, जो कांग्रेस के अधिवेशनों की विरासत है, जो समाजवादियों की विरासत है, गांधीवादियों की जो विरासत है, वो बहुत मजबूत है। हाँ, ये है कि अभी हमें थोड़ा सा वक्त लग रहा है और आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। प्रोफेसर साहब, आप भी हमारे साथ होंगे। भारत जोड़ो यात्रा में भी आप साथ थे, अगले यात्रा में भी, सड़क पर भी आप साथ होंगे, ये नहीं हम रविकांत जी, आश्वस्त है देखिए पूरी तरह से। मैं आश्वासन देता हूं, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के इस देश के संविधान को बचाने के लिए हम लोग कार्य करेंगे। और मेरा सौभाग्य है, और जो भी हमारी इस वार्ता को सुनेगा उन्हें अच्छा लगेगा। और मेरा सौभाग्य है कि आज आपके साथ मैं बैठा और आपकी ये जो बातें हैं इससे मुझे प्रेरणा भी मिली और एक डायरेक्शन भी देश को मिलेगा। तो मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।